तो हम लोगों ने बात स्टार्ट की थी कि समीक्षा कर रहे थे जो जो सुधार हुए उसके क्या फायदे हुए क्या नुकसान हुए। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो रह गए हैं। और उसमें एक पॉइंट ये आता है कि रोजगार की दृष्टि से अगर आप देखोगे ना, तो देखो कृषि में यार उन्नति हुई नहीं, कृषि की हालत खराब हो गई, हम लोगों ने पहले भी देखा था। और उद्योगों में भी कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ। तो इस वजह से यही दोनों ऐसे क्षेत्र थे जो जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। और इस वजह से भारत में जो वृद्धि हुई है, आर्थिक वृद्धि हुई है, समृद्धि हुई है, पूरा जो हमारा बिस्किट था उसका साइज बड़ा हो गया। ये बिस्किट ऐसा था, अब ये इतना बड़ा बिस्किट बन गया। ठीक, तो काफी वृद्धि हुई। लेकिन समस्या ये रही है कि वृद्धि में रोजगार नहीं मिला। तो जो आदमी गरीब था बेचारा, वो गरीब रह गया। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण क्रिटिसिज्म, जो बहुत बड़ी आलोचना है, वो ये होती है कि जब 1991 में हमारे देश का संकट आया था ना, उसके बाद से हम लोगों ने ये सब बातें की हैं। अब 1991 का संकट क्यों आया था, तो उसके भी बहुत सारे आधारभूत कारण जब खोजे जाते हैं ना, तो भारतीय परिवेश में व्याप्त विषमताएं, जो असमानताएं हैं, जो इतना फर्क है गरीब और अमीर के बीच का, वो फर्क भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। बहुत सारे अर्थशास्त्री ऐसा बोलते हैं। और उस नजरिए से अगर आप देखोगे तो कोई उस दिशा में सकारात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि रोजगार ही नहीं मिल रहा है लोगों को। अभी थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत में पिछले 45 सालों में, कितना, 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। समझ रहे हैं? मतलब इतनी ज्यादा बेरोजगारी भारत में चल रही है। तो हो क्या रहा है कि फायदा तो मिल रहा है, जो विकास हो रहा है, बिस्किट बड़ा हुआ, लेकिन ये बिस्किट सोचा जाता था कि सब में बटेगा, सब में बटेगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रिकल डाउन बोलते हैं। ट्रिकल डाउन, ठीक है, इंग्लिश में बुलाता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज है वो सब में फायदा हो जाएगा। घर में ज्यादा पैसा आया तो सबको फायदा मिलेगा, देश में ज्यादा पैसा आया तो सबको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो चीज वास्तव में उतने अच्छे से हुई नहीं है। और उतने अच्छे से क्या, कई बार तो देखा जा रहा है जहां पर विषमताएं बढ़ और गई हैं, अमीर तो बहुत अमीर होते चले आ रहे हैं। जब से हम लोगों ने देश अपना खोला, मैंने बजाज का एग्जांपल दिया था कि एक बाइक बनाने वाली कंपनी है। ऐसे ही बहुत सारे हमारे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन रोजगार सृजन नहीं हो पाया। हालांकि बजाज का उदाहरण पूरी तरह से ठीक यहां पर इसलिए नहीं है क्योंकि उद्योग ही है, कोई सर्विस तो दे नहीं रही है, अपना प्रोडक्ट बनाती है, एक वस्तु बनाती है, और वस्तु बनाने के लिए उनकी फैक्ट्री जिसमें लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो बजाज की बात तो यहां पर पूरी तरह से ठीक नहीं है। लेकिन आप देखोगे तो जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना प्रौद्योगिकी है, इसमें बहुत ही ज्यादा हाई स्किल्ड लोग होते हैं। कंप्यूटर साइंस जो इंजीनियर्स हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो वो सारे लोगों को अपनी शिक्षा दीक्षा में बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत समय पढ़ाई करनी होती है। तो उस तरह का हमारे यहाँ पर मानव संसाधन बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि देश इतना बड़ा, इसलिए वो संख्या भी बहुत बड़ी है। लेकिन अगर आप पूरे देश की जनसंख्या का प्रतिशत निकालोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेमी स्किल्ड है, जिनको कुछ कुछ काम आता है। और उस तरह का रोजगार सृजन हमारे यहाँ पर काफी कम हुआ। तो एक तो ये बहुत ही निगेटिव बात आ जाती है ना। दूसरा, कृषि में जो चीजें खराब हुई है ना, इसकी वजह से भी बहुत सारे, क्योंकि अभी भी देश में सबसे ज्यादा जो लोग काम कर रहे हैं वो कृषि में कर रहे हैं। तो अगर आप कृषि को अच्छा नहीं करोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो जिनका जीवन अच्छा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था बड़ी हो जाए, लेकिन एक आम इंसान के तौर पर मेरा जीवन तो तब अच्छा होगा जब मुझे रोजगार मिलेगा। अब मुझे रोजगार मिल नहीं रहा, या मैं खेती कर रहा हूं और खेती में उतना अच्छा उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तो उस सारे कारणों से हुआ क्या है कि मेरी, या जो बहुत सारे लोग हैं, मेरी क्यों, क्योंकि पूरे भारत में बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो रही है। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इसका क्रिटिसिज्म आता है। साथ में कृषि में पहले जो सरकार थी, फर्टिलाइजर्स पर बहुत ज्यादा सब्सिडी देती थी। एक चीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एमएसपी, न्यूनतम सहायता दी जाती है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे मान लीजिए कोई किसान है, उसने गेहूं उगाया, अब गेहूं कोई खरीद नहीं रहा है, तो उसको सरकार खरीद लेगी और एक कम से कम उतना पैसे पर खरीदेगी। तो एक न्यूनतम आपको सपोर्ट है कि आपसे कोई नहीं खरीद रहा तो सरकार खरीद लेगी, है ना। तो वो भी बहुत सारी फसलों से हटाते चले गए। साथ में बिजली में भी पहले बहुत ज्यादा रियायत दी जाती थी, वो भी धीरे धीरे कम कर दी गई। और ऐसे ही सड़कें बनाने की बात होती थी जहां से मंडी तक सामान पहुंच जाए। एपीएमसीज होती है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज, जो मंडी होती है हमारे यहाँ खेती की, उनमें भी सरकार वहां तक सामान पहुंचाने पर भी काफी व्यवस्था करती थी। सिंचाई व्यवस्था में जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता था, आधारिक संरचना बनानी पड़ती थी, उन सब में उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कृषि में और इन सब में इतनी अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से देश की बड़ी जनसंख्या है ना, वो यार इन सारी चीजों से अछूती रह गई है। तो ये एक इसका बहुत ही निगेटिव क्या आता है, एक कॉन्सिक्वेंस है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि भारत में जो भी आर्थिक
प्रगति हुई है पिछले 30 साल में सुधार के बाद से, मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र की वजह से हुई है। तो वो हम लोग पहले वीडियो में हम लोगों ने सारणी भी देख ली थी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो पॉजिटिव भी हुई है। पॉजिटिव क्या हुई है कि उस समय पर 1991 में हमारा जो विदेशी, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन रिजर्व था, जो हमारा विदेशी विनिमय करने के लिए जो भंडार था वो $6 बिलियन के आसपास था, ठीक है, $6 बिलियन। और वो 2017-18 में आते आते आपकी किताब में लिखा हुआ है 321 का, और आज आप देखोगे तो $400 बिलियन से ऊपर है। मैंने कई महीने 3-4 महीने पहले देखा था न्यूज, अभी मैं न्यूज देखने का भी टाइम मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन $400 बिलियन से भी ऊपर का था, जो अभी करंटली चल रहा है आज की डेट में। मैं आपको स्क्रीन पर वो भी दिखा दूंगा। तो जो भारत का रिजर्व है फॉरेन एक्सचेंज का, कि आप बाहर से जो सामान खरीदना चाहते हो कितना खरीद सकते हो, वो बहुत तेजी से बढ़ा है। देखिए 6 से हम इतना पहुंच गए, है ना। तो आज पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा रिजर्व है वो चाइना का है, बहुत ही ज्यादा है। चाइना का तो $3-4 ट्रिलियन का हुआ करता था, मतलब 3-4 हजार मान लीजिए आप, है ना, 3 हजार से भी ज्यादा बिलियन डॉलर्स का था। आज क्या है मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन अब हमें वो खतरा नहीं है। जैसे पहले हमारा खतरा हो जाता था कि यार हमारे पास 15 दिन सामान खरीदने की दिक्कत बची है, तो वो दिक्कत अब बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक काफी ज्यादा पॉजिटिव आउटकम था। अच्छा, अब पॉजिटिव की बात कर ली तो एक और नेगेटिव आउटकम की बात करते हैं, एक और इसका नकारात्मक परिणाम की बात करते हैं। तो एक और नकारात्मक परिणाम क्या हुआ? नकारात्मक परिणाम एक और एक ये था यार कि हम लोगों ने सुधार के नाम पर क्या किया, टैक्सेस कम कर दिए, कर कम कर दिए। तो अब सरकार कर के नाम पर बहुत ज्यादा पैसा कमा नहीं सकती। सरकार ने सोचा था कि कर कम करेगी तो कर वंचना भी कम हो जाएगी। कर वंचना मतलब जो लोग कर की चोरी कर लेते हैं, कर बचा लेते हैं, जिसको लोग बोलते हैं टैक्स इवेजन, तो वो कम हुआ, लेकिन इतना कम नहीं हुआ कि सरकार के पास बहुत ज्यादा कर के रूप में पैसा आने लगे। कराधान जो है वो उतना ज्यादा सफल नहीं हो पाया। तो एक तो ये चीज हो गई। और सुधार के नाम पर हम सीमा शुल्क बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। जो हमारे प्रशुल्क है, जो हम टैरिफ लगाया करते थे, वो तो हमें कम ही करना पड़ गया। तो अब सरकार के पास एक और चीज जो निगेटिव हो गई ना, वो क्या होगी कि सरकार के पास अब बहुत ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है। जिस दर से बढ़ने का हमने सोचा था उस दर से नहीं बढ़ा। तो इस वजह से सरकार के पास बहुत सारी सोशल सिक्योरिटीज होती हैं, सोशल इन्वेस्टमेंट होता है, सामाजिक रूप से जो आवश्यक इन्वेस्टमेंट है, जैसे आप बुजुर्ग लोगों को आज हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन मिलती है, ऐसी विधवा पेंशन भी मिलती है। तो बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन वहां पर हमें बहुत कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत है, तो वो नहीं हो पाया। अच्छा, एक और चीज समझिए, उद्योगों की हम लोगों ने बात की थी। अब उद्योग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि उद्योगों में क्या किया, आपने अपने देश के दरवाजे खोल दिए, बाहर का सस्ता सामान आने लगा। तो आपके यहाँ पर उद्योग उतने अच्छे से डेवलप नहीं कर पाए, क्योंकि वो कंपीट करने के लिए उतने तैयार नहीं हो पाए थे। और पहले भी हम लोगों ने देखा था, जब तैयार नहीं करने दे तब भी समस्या आ रही थी। तो समस्या हमेशा बनी रहेंगी। इसलिए इकोनॉमिक्स में कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, लेकिन हमें कई बार पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के बाद, योजनाओं को लागू करने के बाद हमें काफी समय बाद समझ आता है कि अच्छा, इसका ये नेगेटिव आउटकम हो गया, ये इसका नकारात्मक परिणाम हो गया, जो हमने सोचा नहीं था। तो उद्योगों में क्या हुआ, उद्योगों में बाहर से कई हमारी कंपनी आ गई जो सामान बेचने लगी, तो हमारे यहाँ जो उद्योग थे वो बर्बाद होने लगे बहुत सारे। और उसमें जो लोग काम करने वाले लोग थे वो लोग बेरोजगार हो गए। तो वहां से भी क्या हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई। तो ये भी एक इसका नकारात्मक परिणाम है ना। तो ये जो मैंने बात बताई आपको कि कर हमारे पास उतने नहीं आ पा रहे, तो इसको हम लोग किसमें बात करते हैं, इसको हम लोग राजकोषीय नीतियां जो है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिस्कल पॉलिसीज, उसमें बात करते हैं। तो ये भी एक तरह से बहुत अच्छा परिणाम नहीं रहा जो हम लोगों ने सोचा था। और साथ में एक और चीज है, जब उद्योगों की बात हम लोग कर रहे थे कि उद्योगों में क्या क्या ऋणात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया। अब सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, तो सरकार जो आधारिक संरचना है, अच्छी रोड्स बनाना, अच्छा रेलवे नेटवर्क बनाना, इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया। लेकिन एक चीज रही है, हमारे देश में अलग अलग कुछ सरकारें हैं जो किसी अलग अलग पार्टी की आती हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी की आती हैं। तो उसमें जो अभी हमारी वर्तमान सरकार है उसने पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ा दिया है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब जो सरकारी खर्चा बजट में आप देखोगे तो 6 लाख करोड़ से ऊपर का भी हमारे यहाँ पर जो आधारिक संरचना है, रेलवेज है, रोड्स है, वाटरवेज है, जो पानी के जलमार्ग हैं, जलमार्ग जिसको हम लोग बोलते हैं, जलमार्ग, ये बहुत सारे तेजी से इसमें इन्वेस्टमेंट, तेजी से निवेश स्टार्ट किया है। वो अच्छी चीज भी है, क्योंकि आधारिक संरचना है ना, वो बहुत सारी चीजें अच्छी कर देती है। जैसे मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे यहाँ से 200 किलोमीटर दूर सामान भेजना है। अब अगर रोड नहीं है तो ट्रक को भी नुकसान होगा, जिससे सामान जाएगा। और अगर उसकी जगह रेलवे लाइन तो बहुत आसानी से बहुत कम पैसे में चला जाएगा। तो मुझे एक बिजनेसमैन की तरह मेरे लिए ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर आधारिक संरचना खराब है देश की। तो वो एक बहुत ही निगेटिव चीज थी। बिजली में भी हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए। पिछले कुछ समय से हमने काफी अच्छा करना स्टार्ट किया है। तो धीरे धीरे सारी चीजें इंप्रूव होती चली आ रही है। उसमें एक बहुत बड़ा कारण तकनीकी का भी है। जैसे जैसे सौर ऊर्जा में एक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्या है, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसमें भारत ने एक तरह से लीड किया था और इसका जो हेड ऑफिस है वो भी दिल्ली में ही है।
तो इसमें भारत और फ्रांस इन दो देशों ने बहुत ज्यादा अच्छे से जो सौर ऊर्जा उसको हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका कैसे संदोहन कर सकते हैं, इस क्षेत्र में काफी अच्छे से काम किया था। और अभी 120 से ज्यादा देश हैं जो इसके क्या हैं, सदस्य बन चुके हैं। तो बहुत सारी तकनीकी की वजह से भी कई चीजें हैं जो आधारिक संरचना है वो हमारी अच्छी होती जा रही है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, वेस्टर्न है, वो बन ही रहा है। बाकी के 4 और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं। देखिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि आजादी के बाद का जो भारत है उसमें सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। अगर आप देखेंगे आधारिक संरचना के तौर पर, तो ये ऐसी रेलवे लाइंस हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां दौड़ेंगी। और आपको जानकर के शायद आश्चर्य हो सकता है कि रेलवे की जो टोटल इनकम होती है ना, उसमें लगभग 70% के आसपास जो है वो कहां से आ रहा होता है, वो मालगाड़ियों से आ रहा होता है। और लगभग 30% के आसपास जो उनकी टोटल आमदनी है वो कहां से आ रही होती है, यात्री भाड़े से। जो हम लोग जो ट्रेन पे आते हैं उससे बहुत कम अर्निंग हो रही होती है। और आमतौर पर तो बताऊं कुछ सच्ची बात, शताब्दी, राजधानी, कुछ ऐसे ट्रेन छोड़ दीजिए, बाकी सारे में तो सरकार को घाटा है ट्रेन चलाने में। लेकिन सरकार लोगों को सहूलियत देने के लिए क्या करती है, सस्ती ट्रेन चलाती है। तो आप जब रेलवे टिकट खरीदेंगे तो उसके पीछे भी कई बार लिखा होता है कि आपकी टिकट का 57% जो है वो टैक्स पेयर दे रहे हैं, यानी कि जो सरकारी खजाना है वहां से 57% पैसा जा रहा है, आप सिर्फ 43% पैसा दे रहे हो, है ना। तो ऐसा भी टिकट के पीछे लिखा रहता है बहुत सारी टिकट पे, अगर आप ध्यान से देखोगे। तो जो सरकार को रेलवे में फायदा हो रहा है वो कहां से हो रहा है, मालगाड़ी से। और माल भाड़ा हमने बहुत महंगा कर रखा है पूरी दुनिया में। अगर आप रेलवे से माल को भेजने का सामान वो देखोगे ना रेट, तो इंडिया में सबसे ज्यादा है। मतलब सबसे ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, बट सबसे ज्यादा जहां जहां है उनमें से एक भारत है। तो आप ऐसा समझिए कि वो हम अगर कम कर दें, क्यों, क्योंकि ट्रक से एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना बहुत महंगा पड़ता है, बहुत प्रदूषण भी होता है। अगर आप वहीं पर रेलवे लाइन बिछा करके रेलवे से भेज दोगे तो कुछ अलग अलग तरह की स्टडीज हैं। कुछ स्टडीज बोलती है कि लगभग 1/4 कीमत पर पहुंच जाता है। कितना, 1/4। अगर यहां भेजने में आपको 10,000 का खर्चा आ रहा है तो यहां पर सिर्फ 2,500 में हो जाएगा, समझे। तो रेलवे को इसलिए बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए। जो हमारे देश में चीजें हो रही हैं, तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन 1991 के बाद से 30 साल हो गए और उसके बाद भी जिस तरह की आधारिक संरचना में चाहिए थी वो नहीं है। आज भी बहुत सारे गांव हैं जहां पर बिजली नहीं है। अब हम लोग ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि बिजली सब जगह पहुंच चुकी है, लेकिन वहां पर भी बहुत दुख की हालत है। कई जगह पर कहने को बिजली है लेकिन पूरे गांव में जिसमें कनेक्शन ही नहीं है ना। कनेक्शन 1-2 लोगों ने ले लिया, बाकी पूरे गांव में कनेक्शन नहीं। तो बहुत सारी समस्याएं अभी भी हैं। तो ये सारे कुछ मिले जुले परिणाम हैं, कुछ सकारात्मक हैं, कुछ नकारात्मक हैं। पूरे देश के आप आर्थिक जीडीपी देखोगे, सकल घरेलू उत्पाद देखोगे तो बढ़ गया है, लेकिन उसका फायदा कृषि को नहीं मिला। उद्योग बहुत तेजी से नहीं बढ़े, तो रोजगार बहुत तेजी से नहीं हुए। बेरोजगारी आज देश में बहुत ही ज्यादा है। आधारिक संरचना बहुत अच्छी नहीं थी, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, जो अच्छी बात है। एक चीज और अच्छी हुई थी कि विनिवेश, हमारे यहाँ पर 2 चीजें हैं, निवेश और विनिवेश, दोनों में अच्छा हुआ है। निवेश क्या होता है कि कोई पैसा लगा रहा है, तो हमारे यहाँ जो विदेशी निवेश है ना, जब 1990-91 की हम बात करते हैं तो करीब करीब $100 मिलियन था। कितना था, $100 मिलियन। और अब आप देखोगे इसमें आपकी किताब में 3-4 साल पहले का फिगर दे रखा है, तो $36 बिलियन की बात है ना, समझ जाए। तो 36 बिलियन का मतलब होगा 36,000। समझिए, जो चीज 100 थी वो 36,000 हो गई, मतलब कितना बढ़ गई है, लगभग 360 गुना। और वो भी आज का फिगर नहीं है, आज से कुछ समय पहले का फिगर है, समझ रहे ना आप, कब का, तो 360 गुना बढ़ गया। तो ये एक निवेश जो विदेशी पूंजी है वो भारत में बहुत आने लगी। बहुत सारे लोग जो FDI इसको बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो भी बहुत बढ़ गया। तो ये बढ़ा इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र में उसके लिए खोलते चले गए। जैसे रिटेल है। रिटेल क्या होता है कि काम काज आप कैसे कर रहे हो, रिटेल मतलब होता है जो दुकानदार होता है ना, दुकानदारी वाला बिजनेस होता है, तो वो सारे रिटेलर्स पूरे आते हैं। तो रिटेल में पहले 100% FDI नहीं हुआ करती थी, हमारी जो वर्तमान सरकार है उसने कर दिया। इसका काफी विरोध भी हुआ। और एक बड़ी अजीब चीज है, हमारे देश में जो सरकार, जो राजनीतिक दल कहां नहीं होता है, सत्ता में नहीं होता है ना, वो उल्टी बात करता है। जब आज की जो राजनीतिक दल जो हमारी सरकार चला रही है उसने इसका विरोध किया था, जब हम 100% रिटेल में FDI लेकर के आ रहे थे, लेकिन उन्होंने आकर के कर दी। तो एक तरह से देखोगे तो अर्थशास्त्र जो है ना, वहां पर दोनों ही हमारी मुख्य जो राजनीतिक दल हैं उनकी पॉलिसीज कोई बहुत अलग नहीं है। वो बात जरूर अलग करेंगे, लेकिन काफी हद तक जो उनकी योजनाएं हैं उसमें कोई बहुत भारी अंतर नहीं आ रहा होता है, अगर आप अर्थशास्त्रीय दृष्टि से देखेंगे। और अगर आप राजनीतिक दृष्टि से देखोगे तो फिर आप लोग करने लोगों ने इन्होंने ये किया वो किया, लेकिन आप उसका नाम बदल जाएंगे, काम एग्जैक्टली बहुत नहीं बदल रहा होता है। वही सरकार में जब रहेंगे तो अलग तरह का काम करेंगे। आप याद करिए, मनमोहन सिंह जब थे तो वो अमेरिका के साथ एक संधि कर रहे थे, है ना। कौन सी संधि थी, न्यूक्लियर डील थी, है ना, परमाणु शक्ति की हमारी डील थी, जिसका बहुत विरोध हुआ था। लेकिन उनके जाने के बाद से हमारे अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हो गए। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने उस पर और आगे से काम किया। तो देश हित में ही है वो,
बहुत सारे अर्थशास्त्री उसको देश हित में मानते हैं। तो जब विपक्षी दल है तो वो अलग तरह की बात करेंगे, लेकिन वही सरकार में आ जाते हैं तो कई काम ऐसे करते हैं जो उनको करने चाहिए। तो अर्थशास्त्रियों की बात मानती है हमारी सरकार काफी हद तक, वो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी नहीं मानती है तो उसके दुष्परिणाम भी निकले हैं। तो ये बात हो गई। अच्छा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, बहुत सारी चीजें खराब हुई हैं। तो खराब जो हुई है ना, वो हमने सोचा नहीं था, और क्योंकि हम वो पूरा नहीं कर पाए, मेन जो समस्या आती है वो कृषि में हम अच्छा नहीं कर पाए और रोजगार नहीं दे पाए, ये सबसे बड़ी सबसे कड़ी आलोचना होती है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि पूरा जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा। एक जो मैं विनिवेश बता रहा था, विनिवेश क्या बता रहा था, विनिवेश। सरकार क्या करती है ना यार, सरकार टारगेट बनाती है कि हम इतना ये हमारे जो सरकारी उपक्रम हम इनको बेच देंगे। क्या कर देंगे, बेच देंगे। तो ऐसे ही 1990-91 में 2,500 करोड़ रुपए की सरकारी परिसंपत्तियां बेचने का टारगेट बनाया था। कितने का, 2,500 करोड़ का, और इससे ज्यादा अचीव कर लिया था। 3,000 करोड़ से ऊपर का भी सामान बेच दिया था। यानी कि सरकार ने सोचा था हम जितना बेचेंगे उससे ज्यादा बेच दिया। ऐसे ही 2017-18 में या 16-17 में, मुझे याद नहीं है ठीक से, 2017-18 में जहां तक मुझे याद है, 17-18 में 1,00,000 करोड़ रुपए का हम सामान बेच देंगे। सरकार ने क्या किया था, लक्ष्य रखा था, और उस लक्ष्य से ज्यादा निर्धारित कर लिया, मतलब लक्ष्य को हमने पार कर लिया। तो कौन सा सामान बेच रहे हो भाई, वो सरकार की कंपनी है, वही तो बेचोगे। तो उसमें बहुत सारे अर्थशास्त्री विरोध भी करते हैं, बोलते हैं कि ये औने पौने दाम पर जो निजी लोग हैं उनको मिल जाते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी को मिल जाते हैं, तो उसका विरोध भी होता है। लेकिन बहुत सारे अर्थशास्त्री ये भी बोलते हैं कि सरकार का ये काम नहीं है, निजी क्षेत्र को करने दो, निजी क्षेत्र ज्यादा अच्छे से कर लेता है, तो आप क्यों कर रहे हो। ऐसे ही आजकल एयर इंडिया जो हमारे सरकारी विमानन कंपनी है, वो उसको अभी विनिवेश करने की बात हो रही है। उसके ऊपर 55,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, थोड़े दिन पहले मैंने देखा था, हो सकता है और बढ़ गया हो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चलती रहती हैं। और अर्थशास्त्र में एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, वो अर्थशास्त्रियों से बड़ी नफरत करते थे। वो बोलते थे कि आप किसी भी अर्थशास्त्री से बात करो तो वो आपको कभी ये नहीं बताएगा कि आप ये करो, वो आपको हमेशा ही बोलेगा कि अगर आप ये करोगे तो ये तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये खराब भी होगा। तो अर्थशास्त्री हमेशा आपको ये बताएगा कि देखो ये तो अच्छा हो जाएगा लेकिन ये खराब भी होगा, है ना। और उसमें भी अलग अलग तरह के अर्थशास्त्री अलग अलग तरह की बात करते हैं। तो वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि अभी तक अर्थशास्त्र की विज्ञान नहीं है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सही और अच्छा तरीके से हम देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा कर पाए, जिससे सारे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन का स्तर, जीवन यापन का स्तर वो बढ़ जाए। तो वो कोशिश है ना, हमें महारत हासिल नहीं है, इसीलिए इस तरह की गलतियां होती हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा जो चैप्टर है वो काफी अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए, बुक में तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है छूट गया हो, और काफी एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी कवर किए। तो आपको ये कैसा लगा बताइए। इसके नोट्स, इस वीडियो के नोट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे।